तो मतलब ऐसे आपको मिलेंगे, कोई बोलेगा 65 प्लस करके आया हूँ बट ज़्यादा सही करके आया हूँ। मत ध्यान देना, मैं खुद आपको बता रहा हूँ। मैंने 48 क्वेश्चन करे थे बस, उसमें ही आपका मेरा सिलेक्शन हो गया था। 80 से 90% और इससे भी ज़्यादा परसेंटेज में बस इसलिए जाते हैं कि 12th कर लिए, उसके बाद कोई पेपर देना होता है तो सबसे पहले उन्हें एनडीए और जेई वगैरह दिख जाते हैं, तो जेई उनके बस में नहीं होती तो एनडीए को देने जाते हैं। मैंने एक्सपीरियंस करा है कि जितने भी लोग बाहर होते हैं ना, हम पेपर देने से पहले बस यही लगता है कि इतना कंपटीशन है, इनके बीच में कैसे टिकेंगे, बट वो सारा फेक होता है। फेक फेक लिख कर ले लो, फेक है वो सारा कंपटीशन। क्योंकि उस वक्त तुम्हारा नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो यूज करना होगा ना आपको, जो भी नॉलेज आपने गेन करी है उसको यूज करना होगा, उस वक्त आपका दिमाग चलना बहुत जरूरी है। जो क्रिएटिव सॉल्यूशन मैं बोल तो रहा हूँ, जो सॉल्यूशन आपके निकल के आएंगे ना वो तभी आएंगे जब आप नॉर्मल रहो। तो भाई आपका एनडीए 1 2024 आ चुका है, तो उससे पहले 21 अप्रैल को आपका पेपर है। 10 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा। अपने एडमिट कार्ड जो भी चीज़ें आपको ले जानी है, आधार कार्ड वगैरह, उसको तैयार रखना। और हमारे पास कल का दिन है बस 20 अप्रैल का, थोड़ी मोड़ी बातें करेंगे कि कल आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वाले हैं उनके लिए भी कुछ बातें हैं और जो लास्ट अटेम्प्ट है जिनका, उनके लिए भी कुछ बातें हैं, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें फेस कर रखी हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, कईयों का अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा, पता है मुझे, मेरा भी नहीं हुआ था। 4 चैप्टर मैंने छोड़ कर गया था क्योंकि नहीं हो पाया था उस वक्त तक, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया था उनके लेक्चर्स वगैरह, तो छोड़ दिए थे मैंने वो चैप्टर। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आपका शामिल था, आपके भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बाइनोमियल मैंने छोड़ा था, ऐसे ही मैंने 2-3 चैप्टर और छोड़े थे, तो उनकी टेंशन मत लेना, उनको जाने देना। आपका जितना भी सिलेबस आपने कर रखा है उसका रिवीजन आपका अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है आपकी, नहीं किया है तो आपके पास अब 20 अप्रैल ही है, आज का दिन तो गया पूरा। तो 20 अप्रैल में जितना आप कर सकते हो रिवीजन उतना कर लेना। और मेरी तरफ से बस एक एडवाइस शुरुआत में ही बता देता हूँ, कल के दिन आपके 2 चैप्टर, कम से कम 1 या 2 चैप्टर आपको ऐसे करके जाना है जो आपके स्ट्रांग हो और उसके आपने सब बढ़िया रिवीजन कर रखा हो, मतलब आपका स्ट्रांग टॉपिक, स्ट्रांग चैप्टर होना चाहिए वो, उसको ही आपको रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। और उसके पीवाईक्यू भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप वो बेशक आपने पहले पीवाईक्यू कर रखे हैं, मान लो आपने जो जितने भी आपका सिलेबस में आपने कंप्लीट करे हैं चैप्टर, उसके आपने मान लो 5 से 7 साल के पीवाईक्यू कर लिए, ज़्यादा भी कर रखे होंगे बहुत सारे लोगों ने, तो मैं मान के चल रहा हूँ 5 से 7 साल के अपने पीवाईक्यू करे होंगे। तो बेशक आपने इन 2 चैप्टर के पीवाईक्यू कर रखे हैं, जो आपके स्ट्रांग चैप्टर हैं उनके कर रखे हैं, बट फिर भी आपको कल उसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। और ऐसे ही मत कर देना कि बस रिवीजन कर रहे हैं, जो आपने पीवाईक्यू करे थे उनका खुद बैठकर सॉल्व करने हैं वो पीवाईक्यू, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो सबसे पहले यही 2 चैप्टर होंगे, उनके आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं सबसे पहले करने के लिए, क्योंकि वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। और जो फ्रेशर है उनके लिए सबसे पहले एक और है कि आप पिछले साल का जो पेपर हुआ था ना, एनडीए 2 वाला देख लो, एनडीए 2 2023, या फिर हाँ इसी को देख लो। चलो इसको बस एक बार डाउनलोड करके, या आपके पास फिजिकल जो कॉपी थे उसमें देख कर जाना कि कौन सा चैप्टर कौन सी जगह पर आ रहा है, मतलब एक बार गो थ्रू कर लेना उसको। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर सबसे पहले आ रहा है, कौन सा चैप्टर बाद में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि ये चैप्टर साथ में आते हैं, ये यहाँ पर आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा मोड़ा आपके माइंड में मैप होना चाहिए। ये गलती मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एनडीए का पेपर कैसा आता है, क्या आता है, उसमें हिंदी वाले साथ में आते हैं, इंग्लिश वाले भी इधर की साइड आते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था सच में। और जब सेकंड अटेम्प्ट देने गया था ना, वही मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था, तो उसमें मुझे पूरा पता था कि ये चैप्टर यहाँ पर आएगा, ये चैप्टर वहाँ पर आएगा, तो उससे मुझे पहले से ही पता था। मैंने अपने प्रोबेबिलिटी में करके गया था लास्ट टाइम पर, ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था और मुझे पता था कि इसके क्वेश्चन लगभग 110 120 के यहीं आसपास आते हैं, स्टैटिक्स उसके भी यही आसपास आते थे। तो ये 2 चैप्टर मैंने पहले से ही तैयार कर रखे थे कि इनके, जैसे मैंने आपको बताया होगा कि मैंने 5 से 7 ईयर के पीवाईक्यू करे थे, बट ये 2 चैप्टर थे ना, इसके मैंने 10 से 12 साल के पीवाईक्यू करे थे खुद। लास्ट के टाइम पर जो लास्ट 3-4 दिन थे ना, उनमें भी मैंने ये चैप्टर 10-12 साल के पीवाईक्यू मैंने खुद सॉल्व करे थे और इनका रिवीजन मैंने करा था। और मुझे थोड़ा थोड़ा इस स्टैटिक्स वाले चैप्टर में डाउट हो रहा था कि मेरी जो थ्योरी थी वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, उसके जो टॉपिक थे आपस में, मतलब थोड़ी सी लिंक टूट रही थी, जिस वजह से मैंने एक मैराथन था इसका, तो उसके साथ बैठकर मैंने इसको रिवाइज करा था। टाइम ज़्यादा लगा था, बट मुझे पता था कि अगर ये दोनों टॉपिक हो जाते हैं तो आपको पता है इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा था और ये मेरे पहले से थोड़े स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे।
और तो मैंने ये रिवीजन किया तो थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा आ गई और पीवाईक्यू अच्छे से मैंने कर लिए थे। तो पेपर में जाते ही सबसे पहले मुझे पता था कि पेपर के लास्ट में ये दोनों चैप्टर आएंगे, तो वहीं से मैंने पेपर खोला और वहीं से स्टार्ट करा था और मैंने उल्टा लेते हुए चला था। ज़रूरी नहीं है आप भी ऐसा करो कि पेपर को लास्ट से लेते करते आ रहे हो पीछे की तरफ, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको सबसे पहले करो, उस चैप्टर को सबसे पहले ढूंढो कि कहाँ पर आएगा, और उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको इस वाले पेपर से लग जाएगा, पिछले साल का जो पेपर था उससे, कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरी तरफ से, ये चीज़ कर लेना। और कोई मतलब मोटिवेशन की बात करें तो कई लोग आर्मी स्टेटस वाली वीडियो देखते रहते हैं। उस दिन मैंने देखा था, अपने दोस्तों को भी देखा था, आर्मी स्टेटस वाले वीडियो देख रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। लास्ट के दिन में बहुत सारी चीज़ें छोड़ देना, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी ना वो तभी निकल के आएगी जब आप नॉर्मल रहोगे। जितना नॉर्मल हो सकते हो ना उतना नॉर्मल रहना। ये मत करना कि मैंने पहले भी बोला था, पिछले अटेम्प्ट देने गए थे उनको, कि वो कौन सी मूवी थी कि लास्ट के 90 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो वाली बकवास मत करना कि ये 2.5 घंटे ही मेरे पास है, 3 घंटे मेरे पास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ें छोड़ देना। उस वक्त बस वही फोकस करना है कि क्वेश्चन आपके क्या चल रहा है, बस उस पर सॉल्व करना है। जितनी आपके पास मेमोरी में वो चीज़ें हैं कि ये थ्योरी मेरे को आती है, ये चीज़, ये कंसेप्ट मेरे को आता है, बस उसको अप्लाई करते जाना है। क्वेश्चन नहीं हो रहा है स्किप करो, तुरंत ही की तुरंत स्किप करना। ज़्यादा इस हड़बड़ी में मत रहना कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा। ये कुछ कुछ हो जाता है कि 2-3 मिनट निकाल दी, फिर भी गलत हो जाता है, फिर लगता है कि इस बार तो हो जाएगा, बट टाइम निकल जाता है उसमें। तो सबसे पहले तो एक बार देख लेना कि क्वेश्चन, मतलब मेरे जो फर्स्ट अटैम्प्ट देने गया था ना, उस वक्त शुरुआत के मैंने 20 नहीं, लास्ट के मैंने 20 क्वेश्चन तो देख भी नहीं पाए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और घर आकर देखा ना, उन्हीं 20 क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे मत करना कि एक ही क्वेश्चन पर आपको लग रहा है कि ये वाला एक बार गलत हुआ है लेकिन दूसरी बार तो इसको सही कर दूंगा, तो उस दूसरी बार सही करने को बैठोगे ना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर टाइम बचे बाद में तब इसको दोबारा ट्राई कर लेना। बट ये जो इजी क्वेश्चन बचे जाते हैं, कुछ जो आप देख भी नहीं पाते पेपर में, उनको सबसे पहले देख लेना एक बार, बाद में इनको दोबारा से कर लेना। ये मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी। तो ये चीज़ें, और लास्ट अटैम्प्ट वालों का तो माइंड में ज़्यादा ही प्रेशर बना लेते हैं वो, कि लास्ट अटैम्प्ट है, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुमने पहले भी पेपर दे रखा है, तो थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें है। और जो फ्रेशर होंगे ना, जो पहली बार देने जा रहे हैं, उनसे ज़्यादा एडवांटेज होगा इन लास्ट अटैम्प्ट वालों को। बट फिर भी वही है कि आपका मतलब आपने सिलेबस वगैरह बढ़िया से कंप्लीट कर रखा होगा, ये मुझे पता है। सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, जो लास्ट अटैम्प्ट वाले हैं या ड्रॉपर हैं वो, उनकी बात कर रहा हूँ। बट वही है, किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सिलेबस तो कंप्लीट है बट प्रैक्टिस इतनी नहीं हुई है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो वो तो फिर वही है कि आपके पास जितनी जो नॉलेज है आपके पास, उसको बस अप्लाई करना है पेपर के टाइम पर, और कुछ मत सोचना कि कितना होगा नहीं होगा। वो सारी चीज़ें उस वक्त दिमाग से निकाल देना, उसको बाद में सोच लेना, बाद में आपको टाइम मिलेगा सोचने के लिए। लेकिन उस टाइम पर मत सोचना ये कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, लास्ट अटैम्प्ट है इसके बाद क्या करना है, वो सारी चीज़ें उस वक्त बंद कर देना। बस ये सोचना कि मेरे पास जो भी नॉलेज है, बस अब तो अपना दिमाग लगाकर उसको यूज करना है पेपर में, और कुछ नहीं है। बस इतना ख़त्म, इतना सोचना है आपको, जो मेरे पास है, जो मेरे पास नॉलेज है, बस उसको अप्लाई करना है आज तो। और एक छोटी सी बात जो पहली बार दे रहे जा रहे होंगे उनके लिए, कि मैं देने गया था ना पहली बार, तो जैसे ये पेपर है तो लास्ट में आपको कुछ पेज दे रहे होते हैं ना रफ कॉपी के लिए। तो मैं जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई क्वेश्चन नंबर मान लो 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पर उसको देख रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ और सॉल्व इधर कर रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट जो रफ पेज दे रखे होते हैं उनको, ऐसा मत करना, वो वाहियात की चीज़ें होती हैं। आप यहीं पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली अगली बहुत टाइम मतलब जगह होती है, इधर की साइड इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी लिखा रहता है, तो उधर की साइड भी आप कर सकते हैं उसको सॉल्यूशन। अगर ज़्यादा ही लंबा हो तब उधर रफ वाले में जाना नहीं, टाइम निकल जाता है उसको। आप बहुत मतलब ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन तो आते नहीं है कि आपका पूरा आधा आधा पेज भर रहा है उसको सॉल्यूशन करने में। आपकी 2-3 लाइन में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये पक्की गारंटी है, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। 3 या 4 मैक्सिमम लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा लगे तो भी इधर की साइड इंग्लिश वाले में या फिर हिंदी वाले, इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी वाले में कर सकते हैं। बार बार पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है कि रफ कॉपी में ही करना है, बीच में तो कुछ टिक लगाना ही नहीं होता। पूरा पेपर तुम्हारा है, कहीं भी कुछ भी करो, कहीं भी टिक लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जो आपकी जो क्या मिलती है OMR शीट, तो उसमें जो गोले वगैरह होते हैं तो पेज बाई पेज भरते जाना कि इस वाले जो आपके क्वेश्चन
4-5 क्वेश्चन होते हैं शायद एक पेज पर। तो उतने जितने भी, या फिर 3-4 भी होते हैं, कई बार बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उनको सॉल्व करा, चारों पांचों जितने भी आपके सॉल्व हो जाते हैं उनको करके तब इस पर गोला लगाना। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन हो गया तो इधर गोला भरने आ रहे हैं। ये गलती मैंने पहले अटेम्प्ट में कर रखी है, तो मैं उस हिसाब से बता पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि अगले अटेम्प्ट में मैंने क्या क्या सुधारा है। तो ये गलती मत करना। कुछ मतलब ऐसा भी कर सकते हो कि आपने 5 क्वेश्चन इधर कर लिए, अगले पेज पर 5 फिर से कर लिए, मतलब जितने भी 10-10 के ग्रुप में आप कर सकते हो। हर क्वेश्चन को बार बार नहीं करना है। आपने 4-5-6 क्वेश्चन लगातार कर लिए, आपने टिक लगा ली वहीं की वहीं कि ये मुझे टिक करना है, ये टिक करना है, उसको बाद में फिर वो मारा में भर दो। तो ये आपको हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए। सेकंड अटेम्प्ट वालों के लिए पता ही होगा उनको। और पेपर देने के बाद ज़्यादा ध्यान मत देना आसपास के लोगों पर, वो बताएंगे कि मैंने 85 सॉल्व कर लिए। हमारे साथ एक लड़का था, वो बोला थी 1 से 14 करके आया हूँ। तो मतलब ऐसे आपको मिलेंगे, कोई बोलेगा 65 प्लस करके आया हूँ बट ज़्यादा सही करके आया हूँ। मत ध्यान देना, मैं खुद आपको बता रहा हूँ। मैंने 48 क्वेश्चन करे थे बस, उसमें ही आपका मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ज़्यादा उसमें नहीं रहना है कि मेरे 70-80 क्वेश्चन कर लिए। ऐसा मतलब कर सकते हो आप, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है तो कर लेना इतना। बट ऐसा बिल्कुल वो मत ही हो जाना बाहर आकर कि आपने मैथ का पेपर देकर आए, उसके बाद जीएटी का देने ही नहीं जाते। कई लोग लौट आते हैं, मैथ का पेपर देंगे और लौट आएंगे वापस, क्योंकि बाहर मिल जाते हैं उनको कि हम तो 70-70 करके आए हैं और वो करके आया है 40 क्वेश्चन। तो मत डरना, मत डरना, ये सारी फालतू की बात है। बस सिली मिस्टेक वगैरह मत करना। मैं तो बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन कम करो। अगर आप 80 कर रहे हो ना, 70-80 कर रहे हो, टारगेट आप इतना बना कर लगे हो, तो आप 60 क्वेश्चन करके जाना, बट एक्यूरेसी मेंटेन करना। एक्यूरेसी मुझे ज़्यादा सही लगती है इस पेपर में, कि आप जितना ज़्यादा एक्यूरेट कर पाते हो। बेशक आपने क्वेश्चन कम रखे हैं बट एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आपका काम चल जाएगा। तो जीएटी वाला पेपर ऐसा नहीं होता कि आपका ज़्यादा टाइम खा जाएगा, उसमें बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को करते जाओगे, उसकी टेंशन मत लेना। जीएटी में सबसे पहला आपका इंग्लिश वाला पेपर आएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए फिर से बता देता हूँ, मैंने गलती करी थी। एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन चल रहे थे और उसमें मैंने सबसे पहले एंटोनिम्स दे रखा था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या है सिनोनिम्स। मुझे लगा सिनोनिम्स आते हैं सबसे पहले, तो मैंने देख कर गया था एक पेपर को। तो लेकिन उसमें एंटोनिम्स थे और मैंने सिनोनिम्स लगा कर समझ दिए। 3 क्वेश्चन मैंने आते हुए मुझे लग रहा था ये एंटोनिम्स है, और वो 3 क्वेश्चन मैंने सिनोनिम्स करके, सिनोनिम्स समझ के करे थे, और वो गलत हो गए। बाद में मैंने ऊपर देखा तो उसमें लिखा था कि सिमिलर मीनिंग वाले आपको करने हैं सॉल्व। तब मुझे ध्यान उठा था, तब मैंने वापस सॉल्व करे थे। तो ये गलती मत करना, ध्यान से देख लेना, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये इतनी गलती कैसे कर सकता हूँ कोई। तो हो जाता है, मेरे साथ हो रखा है तो इसलिए बता रहा हूँ। तो ये भी हो गया। और आगे इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको वही वोकैब देखने को मिलेगी, एंटोनिम्स सिनोनिम्स। तो जो वोकैब मैंने जो प्लेलिस्ट कराई थी ना, आपको वोकैब कराई थी, उसमें NDA 1 2023 और NDA 2 2023 इन दोनों के पेपर को मैंने सॉल्व कराया था। तो उनको देख कर जाना कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं और मैंने कैसे सॉल्व कराता हूँ उनको। आपको उसमें कई सारे तरीके मिल जाएंगे सॉल्यूशन सॉल्व करने के उनके, तो उनको जरूर देख के जाना। वो 2 वीडियो होंगी आपको, 20-20, 25-25 मिनट की होंगी, 2x पर देख लेना जल्दी जल्दी। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन इस वक्त आ कैसे रहे हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। मैंने अपने तरीके से कराया था। मैंने पेपर में मैंने खुद ने जो सिनोनिम्स आए थे उनमें से 10 में से 7 क्वेश्चन मेरे सही थे, 2 मैंने अनअटेम्प्टेड अटेम्प्ट नहीं करे थे, 1 क्वेश्चन मेरा गलत गया था। तो मैंने वही सारी टेक्निक आपको बताई है कि कैसे आप, जो आपकी लाइन दे रखी होती है ना, जो सेंटेंस दे रखा होता है, उसको पढ़कर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेशक आपको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है कि वर्ड का मीनिंग क्या है, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो उन 2 पेपर्स को जरूर देख के जाना। बाकी प्लेलिस्ट अगर टाइम हो तो देख लेना, नहीं तो अपने रिवीजन पर ध्यान देना। बट वो 2 पेपर थे उनको जरूर देख के जाना, उनमें अच्छे जो सेंटेंस बने थे वो बन रहे हैं। इस वक्त जो अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो इनमें आ चुके हैं और ऐसा ही मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आएगा। तो उनको जरूर देख जाना। उसके बाद एरर है, तो एरर में आपको देखने को मिल सकते हैं 10 क्वेश्चन ही मिलते हैं वैसे तो उसमें तो आपको, आपने जितनी प्रैक्टिस कर रखी होगी उस हिसाब से ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ज़्यादा इसमें नेगेटिव जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं मेरे हिसाब से। अगर जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो वो रिस्क ले सकता है कि किसी में डाउट बन रहा हो तो उसको कर जाए। बट अगर नहीं ज़्यादा आपने पढ़ रखा है, एरर वगैरह नहीं, आपसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो ज़्यादा वो बनने की ज़रूरत नहीं है। जितने आ रहे हैं उसको कराना, बट नेगेटिव में जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा।
उसके बाद मुझे लगता है कि होमोनिम्स इस बार आएंगे शायद, तो वो तो आपकी वोकैब से ही आपके हो जाएंगे। अगर वोकैब मजबूत है तो आप इनको भी कर ले जाओगे। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को कुछ कह नहीं सकते। PQRS देख जाना, बट PQRS भी इजी आते हैं। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, बट जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना उनको बहुत इजी लगेंगे ये क्वेश्चन। मैंने खुद ने 10 में से 9 क्वेश्चन सही करके आया था। एक ज़्यादा ही कन्फ्यूजन कर रहा था, वो मेरा गलत हुआ था, और उसको भी शायद आंसर शीट में पता नहीं, कुछ टीचर उसको सही बता रहे थे, कुछ गलत बता रहे थे, तो वो मुझे गलत ही लग रहा था। तो PQRS तो बहुत आसान आते हैं। मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, फिर भी 9 करके आया था। और फर्स्ट अटैम्प्ट में भी मैंने 10 में से 10 करे थे, उसमें तो मुझे पक्का पता है 10 में से 10 मेरे सही थे PQRS। तो बहुत ईजी आते हैं, अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम। मैंने वैसे तो एक वीडियो बनाई थी, पिछली बार बनाई थी, इस बार नहीं बना पाया था कि कैसे सॉल्व करना है इसको, बहुत आसान होता है। तो इसको अभी मत देखना, इसको आप कर ले जाओगे पेपर में। अभी वोकैब वगैरह देख सकते हो तो देख लेना, नहीं जितना आपने पढ़ रखा है वोकैब वगैरह उसको रिवाइज कर लेना। बट बस आज के टाइम पर तो ईडीएम फ्रेजेस का भी पता नहीं आएगा कि नहीं कुछ कह नहीं सकते, पिछली बार वो बदल गया था पैटर्न। तो साइंस वाले पोर्शन में आपको फिजिक्स के आपके 25 क्वेश्चन फिक्स हैं, तो उसमें ज़्यादातर तो थ्योरी वाले क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनको सबसे पहले निपटा देना। उसके बाद जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लेना। मतलब मैं तो कहूँगा न्यूमेरिकल को बाद में छोड़ देना, पहले आप जो केमिस्ट्री है और बायो के हैं उनके क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि सिंपल होते हैं ये तो। इनमें आपको कोई न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व तो करना नहीं होता। आ रहा है तो लगा दो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, बस इतना होता है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को निपटा लेना, न्यूमेरिकल वगैरह बाद में कर लेना। फिजिक्स के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो देखते ही हो जाते हैं, उनको कर लेना सबसे पहले, आ रहे हो तो। न्यूमेरिकल को बाद में छोड़ देना। और इसके बाद आपका जो क्या है जीके वाला पोर्शन है, उसमें करंट अफेयर वगैरह वो तो वही है, आ रहा होगा तो कर दोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। तो उसके लिए जितनी पढ़ रखी है उतनी काफ़ी है। हिस्ट्री वगैरह आपने कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी पढ़ लो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना पढ़ाते ही नहीं है। मैंने देखा है टीचर्स वगैरह इतना नहीं करा पाते हैं कि सारे क्वेश्चन हो जाएं आपसे। मेरे खुद के जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें 18 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 9 क्वेश्चन मैं करके आया था। और इनमें भी कैसे करके आया था, मैंने हिस्ट्री का थोड़ा ओवरव्यू, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया था मुझे हिस्ट्री में कि कब क्या हुआ था, थोड़ी मोड़ी इवेंट मुझे ध्यान थे, तो उसके आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। जैसे कुछ मैचिंग वाले आते हैं ना, मैचिंग वाले, तो उसमें आप ईयर वगैरह से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से टाइम पर कौन सा इवेंट हुआ था, कौन सा युद्ध वगैरह हुआ था, कौन सी जो ट्रीटी वगैरह हुई थी। वो सारी चीज़ें थोड़ा ईयर वगैरह से आप रिलेट कर मतलब क्वेश्चन को कर ले जाते हो थोड़ा बहुत आइडिया लगाकर। 2-3 मतलब 2 क्वेश्चन भी मैच हो गए, मतलब 2 ऑप्शन मैच हो गए, तो उससे भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऐसे बार चांस मार लेना अगर सही होता हुआ दिख रहा है तो। वही है, हिस्ट्री में भी ज़्यादा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसमें भी हिस्ट्री में इस वक्त मुझे लग रहा है कि जो बुक्स वगैरह होती है ना, बुक्स वगैरह से रिलेटेड कि किसने इसको लिखा है, ऑथर वगैरह होते हैं, हिस्ट्री वाले बुक होती हैं उनके। जैसे मैंने आपको एक पीडीएफ भी भेजी थी शायद ऐसे ही, जो बुक और ऑथर थे उनकी मैंने पीडीएफ भेजी थी टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर कई सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो वो सारी बुक ऑथर हर साल पूछ रहा है, पिछले 4-5 अटेम्प्ट में वो उसने पूछा ही पूछा है। और एक नहीं, एक से 2-2 3-3 क्वेश्चन 2-2 पूछ लिए हैं उसने एक ही अटेम्प्ट, मतलब एक ही पेपर में 2-2 ऑथर और बुक के रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो वो भी अगर टाइम हो तो देख लेना। ज्योग्राफी में उसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी कई बार 19-20 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें भी अगर आपसे आ रहा है तो कर देना, नहीं आ रहा तो छोड़ देना। वही बात है कि आपने कितना पढ़ रखा है इसको, ज्योग्राफी को। पॉलिटी वगैरह ज़्यादातर ने तो पढ़ा ही नहीं होगा पॉलिटी इकोनॉमिक्स को, वन शॉट वगैरह देखकर काम चलाया होगा, उम्मीद है। इकोनॉमिक्स तो मैंने तो इन दोनों को छोड़ दिया था अपने टाइम पर, क्योंकि इन्हीं सब पर फोकस किया था बस। लेकिन अगर किसी ने पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर जाना, मिलते हैं इससे भी क्वेश्चन। तो और तो कुछ नहीं है, बस पेपर देकर आओ, और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बढ़िया ही होगा। अब आपको देना क्यों है, ये तो सिंपल सोचो कि क्यों देने जा रहे हो पेपर। भेड़ चाल में पढ़ के देने जा रहे हो, या सच में पता था कि एनडीए ही करना है, शुरू से ही पता था कि एनडीए करना है। आधे से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, 80 से 90% और इससे भी ज़्यादा परसेंटेज में बस इसलिए जाते हैं कि 12th कर लिए, उसके बाद कोई पेपर देना होता है तो सबसे पहले उन्हें एनडीए और जेई वगैरह दिख जाते हैं, तो जेई उनके बस में नहीं होती तो एनडीए को देने जाते हैं। साथ ही साथ कुछ दोस्त मिल जाते हैं जो मतलब आर्मी से रिलेटेड चीज़ें करते रहते हैं, शुरू से ही आर्मी में थोड़ा इंटरेस्ट होता है, उसकी वजह से उनके दोस्त करने लगते हैं, तो उसके चक्कर में वो भी करने लगते हैं।
80 से 90% लोग इसीलिए चक्कर में जाते हैं। और जो सच में उन्हें एनडीए जाना है ना, उनको ज़रूरत नहीं होगी कि ये पेपर डिसाइड कर देगा उनको, कि उससे उन्हें ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा कि पेपर उनका कैसा जा रहा है। उन्हें पता है कि करना है तो करना है, पेपर होगा ठीक है, नहीं होगा तो और भी रास्ते हैं। बट ऐसा नहीं होगा उनके साथ कि बस होपलेस हो गए कि अब नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मतलब आप होपलेस हो जाओगे। मान लो आपका पेपर पूरी तरह से खराब हो जाता, आप होपलेस हो गए, तो उससे हुआ क्या? ये सब कुछ आपके जो मन है उसकी माया है कि होपलेस कर देंगे और आप बिल्कुल अपना जो काम होगा उसको छोड़ देंगे। आप देखना, आप पेपर देने जाओगे, जो लोग इस 80-90% में आएंगे ना, जो भेड़ चाल में बस जाकर पेपर दे रहे हैं, उनके साथ यही होगा। वो पेपर देकर आएंगे 21 तारीख को, आकर अगले दिन अगले मतलब मैं तो बोल रहा हूँ 10-15 दिन बस वो ऐसे ही बोलेंगे कि अब तो खत्म, अब रेस्ट लेंगे। उनका ये रेस्ट टाइम चलेगा कि अब हम रेस्ट ले रहे हैं। 10-15 दिन नहीं तो 1 सप्ताह वो लेंगे ही लेंगे, लिख कर ले लो मेरे से। 1 वीक वो रेस्ट के नाम पर बस टाइम वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से आ ही नहीं रहता। वो तो भीड़ चाल में पढ़कर देने गए थे ना। बट जिनको एनडीए सच में देना था, सच में उन्हें जाना था इंडियन आर्मी में, उनको उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि पेपर कैसा गया है। हो सकता है उनकी कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी हो, आसपास का वातावरण ऐसा बना हो कि जिसकी वजह से पेपर खराब हुआ हो उनका, तो उनकी वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि वो बिल्कुल छोड़ ही देंगे। अब उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा तो वो उसके लिए लग जाएंगे अभी से। उनका बस टारगेट ही वही है। वो भेड़ चाल में पड़ के तो गए नहीं थे, अंदर से आया था उनकी कि हाँ मुझे जाना है आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में। तो जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा वो भी आगे की तैयारी देखेंगे। सीडीएस भी है, कई रास्ते हैं, एफ कैट है, कई सारे रास्ते हैं आपके लिए। एफ कैट, सीडीएस, एनसीसी, डायरेक्ट एंट्री वाले वो भी होते हैं। कई सारे रास्ते हैं आर्मी में जाने के। तो जिनका सच में अंदर से आया होगा ना, ट्रू कॉलिंग होगी, वो तो रुकने नहीं वाले। इससे पेपर से उनका घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कैसा गया है। वो तो अपने टारगेट को मतलब अचीव करने के लिए लग जाएंगे। बट देखना, अब अपने अंदर भी देखना कि अगर आप इस जो रास्ते से गए हो ना एनडीए देने, बस कि पेपर देना है, वो बस यहीं पर जाएंगे कि रेस्ट लेना है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा। वो बस इसी में लगे रहेंगे। और वहाँ पर जाओगे ना तो आपको भीड़ भी बहुत मिलेगी। आपके सेंटर के बाहर इतने लोग आपने पहली बार दे रखे होंगे, जो बोर्ड वगैरह देने गए होंगे ना, इतने लोग आपने देखे नहीं होंगे। बट आपको दिखेगा कि कुछ कंपटीशन नहीं है, सच बता रहा हूँ। सेंटर पे जितने भी लोग आपको दिखाएंगे ना बाहर, बस वो दिखावटी होते हैं, बस दिखावटी। अगर आप सच में सही से तैयारी करके गए हो ना, कमरे में बैठकर, कहीं भी लाइब्रेरी में बैठकर, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। शांति से जाओ, पेपर दो और निकल कर घर आ जाओ, आपका काम हो गया बस। ये सारा कंपटीशन ख़त्म है बस। क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करा है कि जितने भी लोग बाहर होते हैं ना, हम पेपर देने से पहले बस यही लगता है कि इतना कंपटीशन है, इनके बीच में कैसे टिकेंगे। बट वो सारा फेक होता है, फेक फेक लिख कर ले लो, फेक है वो सारा कंपटीशन। क्योंकि मैंने बोला ना, 80 से 90% लोग इसी चक्कर में जाते हैं कि उनके दोस्त कर रहे थे, या फिर उनके पास कोई एग्जाम नहीं था देने के लिए 12th के बाद। जस्ट बाद उनको थोड़ा मोटिवेशन होता है कि 12th के बाद ये करेंगे वो करेंगे, उस चक्कर में वो बस एनडीए का पेपर देने गए हैं। तो वो फेक है। जो कंपटीशन आपको दिख रहा है ना, वो फेक है। अगर सही से तैयारी करी होगी ना, थोड़ी बहुत भी तैयारी करी होगी, तो सारा कंपटीशन आप साइड में कर सकते हो। तो बस इतना ही है कि अब आपने जितना भी पढ़ रखा है वो आपकी नॉलेज है, वो आपकी नॉलेज है। अब आपके दिमाग के ऊपर है कि जितना आप यूज कर पाते हो उस नॉलेज को क्वेश्चंस में, वही बस आपका पेपर निकालेगा या फिर रह जाएगा। तो आपको अब ज़्यादा लोड नहीं लेना है। बस इतना सोच लेना है कि मेरे दिमाग में जो फीड होना था, जो नॉलेज फीड होनी थी, वो हो चुकी है। अब यूज की बारी है। अब क्वेश्चन में पता चलेगा कि हमें क्या यूज करना है, कितना मेरा दिमाग चलता है, कितना मैं सोच पाता हूँ। और वो सोचने के लिए हमें नॉर्मल रहना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहना है, ना ही ज़्यादा डिमोटिवेट रहना है कि नहीं हुआ तो क्या हुआ। ये सारी चीज़ों को बाद में सोच लेना। मैं बोल तो रहा हूँ, बाद में सोच लेना ये सारी चीज़ें। उस वक्त तुम्हारा नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो यूज करना होगा ना, आपको जो भी नॉलेज आपने गेन करी है उसको यूज करना होगा, उस वक्त आपका दिमाग चलना बहुत ज़रूरी है। जो क्रिएटिव सॉल्यूशन मैं बोल तो रहा हूँ, जो सॉल्यूशन आपके निकल के आएंगे ना, वो तभी आएंगे जब आप नॉर्मल रहो। तो ज़्यादा ना तो मोटिवेशन वगैरह देखो, शांति से पेपर देने जाओ और निकल के आओ, बस इतना है। और रही बात मेरी, तो मैं वापस आ रहा हूँ, अभी बहुत जल्द आ जाऊँगा। और मैथ का मतलब पूरी चीज़ हम करने वाले हैं। अगले अटेम्प्ट होगा ना, उसके लिए मैं पूरी तैयारी में हूँ कि मैथ में आपका पूरा कराऊँ, बेसिक से एडवांस कराऊँ। जो 11th में आ रहे हैं, जो पहली बार मैथ को पढ़ाएंगे ना, उस हिसाब से पढ़ाऊँगा। और जो भी आपकी जो, चलो छोड़ो इन सारी चीज़ों को छोड़ो, भाड़ में जाने दो। अभी आप पेपर पर फोकस करो, जितना नॉर्मल रह सकते हो उतना रहने की कोशिश करना।
तभी आपकी जो नॉलेज होगी उसको आप ढंग से यूज कर पाओगे, क्रिएटिवली यूज कर पाओगे क्वेश्चंस में, और वही करके आपको काम खत्म करके निकल आना है बस।